चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में गॉस लॉ के बारे में बताया था और वैद्युत फ्लक्स के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो वैद्युत फ्लक्स के बेसिस पर होंगे। और आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए और फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, उसके बेस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आने चाहिए जो एग्ज़ाम्स में आपको पूछे भी जाते हैं। तो उसको करने से पहले कुछ बेसिक हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जैसे जो अभी कॉपी पे लिखी हुई है अदिश गुणन के बारे में आना चाहिए आपको, जिससे कि आप वो न्यूमेरिकल्स कर पाओ। जैसे आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया फाई इक्वल्स टू होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र, ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, दोनों ही मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी हैं, यानी कि दोनों ही सदिश राशियां हैं, लेकिन डॉट उसको क्या बना देता है? डॉट उसको बना देता है अदिश गुणन। तो अदिश गुणन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। तो अदिश गुणन होता है ए डॉट बी। जब आप किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अदिश गुणन, जो कि बराबर होता है ए मॉडुलस बी मॉडुलस, यानी कि ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे डिसाइड करता है कि इनकी वैल्यू एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, पैरेलल होने का मतलब हो गया इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्योंकि पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक वी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा तो पैरेलल होने का मतलब कितना हो गया? थीटा बराबर 0 डिग्री। लेकिन अगर बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक वी वेक्टर, अगर बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो इनके बीच में एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। और आपको पता है कि अगर कॉस थीटा की हम बात जब कर रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तब उस केस में दोनों का डॉट बराबर होता है दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर। लेकिन अगर दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों, 90 डिग्री का होने का मतलब हो गया इस तरह से, तो उनके बीच में थीटा कितना हो रहेगा? उनके बीच में थीटा हो रहेगा 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और कॉस 90 की वैल्यू 0 होते ही दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहेगा? 0। यानी कि आपको अब ये ध्यान रखना है कि अगर ए डॉट बी दोनों का प्रोडक्ट आप जब कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट देगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो हमेशा कैसा रिजल्ट देते हैं? 0। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। आई जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम मानते हैं आई कैप, और जो वाई एक्सिस होती है उसको मानते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस होती है उसको हम मानते हैं के कैप। ठीक है, अगर मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ ही करूं तो दोनों एक दूसरे के क्या मान रहेंगे? पैरेलल। और पैरेलल होने का मतलब हो गया कि इनके बीच में थीटा कितना होगा? 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और आपको पता है कि आई डॉट आई का मतलब हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है मॉडुलस के अंदर 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के बराबर, है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 के बराबर होती है, लेकिन मॉडुलस में होने की वजह से किस में रहेगी? +1। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आई डॉट आई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। तो 1 होने का रीज़न ये हो गया कि आपके पास एक वेक्टर है जो आई है, दूसरा वेक्टर है वो भी आई है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों ही वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होने का मतलब हो गया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होने की वजह से दोनों की वैल्यू कितनी आ रहेगी? दोनों का डॉट करोगे तो आई कैप डॉट आई कैप का मतलब हो गया आई स्क्वायर, लेकिन मॉडुलस में लिखते हैं हम, मैंने बताया ना मॉडुलस में लिखते हैं, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? आई स्क्वायर की वैसे वैल्यू होती है -1, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से वो क्या हो रहेगा? +1। तो इसी वजह से आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 होता है, और के डॉट के भी इक्वल्स टू 1 होता है। रीजन समझ आ गया क्यों होता है 1 होने का रीजन ये है क्योंकि आई के साथ पैरेलल होगा, जे के साथ पैरेलल होगा, और के के साथ पैरेलल होगा, जिसकी वजह से उन दोनों तीनों की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर आप क्या करो, आई डॉट जे करो,
एक आई वेक्टर है और एक जे वेक्टर है, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से इनके बीच में cos 90 क्या देगा 0, और वो उनका रिजल्ट कितना कर देता है 0। ऐसे ही जे डॉट के बीच में कितना एंगल बनेगा 90 का, 90 का होने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। ऐसे ही के और आई के बीच में कितने का एंगल बनेगा 90 का, जिसकी वजह से इनका रिजल्ट भी क्या देगा 0। सिमिलरली आई डॉट के, जे डॉट आई, के डॉट जे, किसी भी डिफरेंट क्वांटिटी का जब भी आप करते हो जो कि एक क्वांटिटी दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब उनका रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है 0, कभी भी वो 1 नहीं दे सकता। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि cos 90 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, और cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से वो रिजल्ट हमेशा 0 ही देगा। तो अब आपको क्वेश्चंस करने से पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डॉट करेंगे तो सेम क्वांटिटी का करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी का करने पर हमेशा क्या मिलता है हमको, वो 0 मिलता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको आना चाहिए, इसी वजह से मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स समझने हैं और इन तीनों न्यूमेरिकल्स को आपको करना आना चाहिए, जिससे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसे टैकल कर पाओ और उसे कंप्लीट करके नंबर गेन कर पाओ, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश ई जो आपको गिवन है में एक पृष्ठ को रखा गया है जिसका एरिया ये है 10J। अच्छा, यहाँ पे यूनिट लगाना चाहो तो यूनिट लगा सकते हो, चाहे वो मीटर, चलो हम मीटर मान लेते हैं कि इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक वैद्युत क्षेत्र सदिश ई में एक पृष्ठ A = 10 मीटर स्क्वायर रखने पर पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश ये करो कि उसमें बोला गया है कि आपके पास एक पृष्ठ है जिसका एरिया आपको दे रखा है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है जो आपको करना चाहिए, जब आप सॉल्यूशन लिखते हो तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है। तो दिया है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वो है आपके पास E = 2I + 4J + 7K। और वैद्युत क्षेत्र सदिश दिया हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश कितना है, वो आपके पास है A = 10J मीटर स्क्वायर और ये न्यूटन पर कूलाम। आपको निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, फाई इक्वल्स टू होता है E डॉट A, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में आपको एक डॉट प्रोडक्ट करना है। तो E की वैल्यू कितनी है 2I + 4J + 7K डॉट 10J, ठीक है। ए की वैल्यू ये आई, ई की वैल्यू ये आई, तो दोनों को रखो डॉट कर दो। जब आप इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट करने का मीनिंग क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट करने का मीनिंग हो गया कि आप 10 का आई के, जे का आई के साथ भी करोगे, जे का जे के साथ करोगे और जे का के के साथ करोगे। अभी मैंने आपको बताया कि आई का जे के साथ डॉट हमेशा क्या देता है 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जे और जे का प्रोडक्ट हमें क्या देता है 1, तो 4J डॉट 10J, ठीक है। और k का j के साथ करोगे तो क्या देगा 0, यानी कि i के साथ j का 0 देगा, k के साथ j का 0 देगा, लेकिन j का j के साथ क्या देता है 1। और जब j का j के साथ 1 देता है तो आप क्या करोगे, j स्क्वायर हो गया 1 हो गया और 4 10 40 आपका आंसर आ गया, वो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। हो गया सॉल्व। तो आपको बस यही करना होता है कि आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, और डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो आपको हमेशा i का j के साथ 0 मिलेगा, j का j के साथ 1 मिलेगा और k का j के साथ आपको 0 मिलेगा। तो 0 0 और इन दोनों का डॉट करोगे तो 4 × 10 40 और j की वैल्यू क्या हो रहेगी 1, तो कितना आ गया 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक YZ तल में स्थित 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करो, वहाँ पे क्या दिया गया है। वो बोल रहा है कि देखो वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र आपका दिया गया है x डायरेक्शन में, क्योंकि आई कैप लगा रखा है। फिर वो बोल रहा है कि जो एरिया है या फिर जो एक आपके पास वर्ग है, वो वर्ग किस तल में रखा गया है, वो वर्ग रखा गया है YZ तल में। यानी कि ऐसे मान चलो कि ये जो तल है उसकी एक डायरेक्शन तो y है और एक डायरेक्शन z है, तो इसकी तीसरी डायरेक्शन कौन सी होगी x।
इस डायरेक्शन में क्या दे रखा है आपको, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको दे रखा है वैद्युत क्षेत्र। बात समझ आ रही है कहना क्या चाह रहा हूं? तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक बाइजेड तल में एक वर्ग रखा गया है और एक्स डायरेक्शन वो कहां से पता लगी, आई की वजह से। एक्स डायरेक्शन में क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो बोला ये गया है आपसे वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, हम जो एंगल लेते हैं वो एंगल हमेशा किस किस के बीच में लिया जाता है, वो एंगल लिया जाता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो 0 डिग्री, और अगर दोनों एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर होने का मतलब हो गया थीटा इक्वल्स टू 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, जिसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अब बोल रहा है कि यहां पर बाई जेड तल में तो वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, मैं आपको बता चुका हूं क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के परपेंडिकुलर होता है, बताया था पहले भी, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। आपको मैंने ये अच्छे से क्लियर किया था कि किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल या सदिश हमेशा उसके परपेंडिकुलर बाहर या अंदर की ओर होता है, दो में से एक ऑप्शन होते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये बाहर की ओर होगा, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, अगर तल वाई जेड है तो इसका परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स में ही होगा। मान लो कि ये एक पेज आपका स्क्वायर है और ये तल कौन सा है, वाई और जेड, ये वाई है ये जेड है, तो क्षेत्रफल कहाँ होगा, इसके ऊपर, जो कि कौन सी डायरेक्शन होगी, एक्स हो रहेगी। तो एक बार बताओ, एरिया वेक्टर आ गया एक्स डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई एक्स डायरेक्शन में, तो अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होगा, ई डॉट ए। अब देखो ई डॉट ए का मतलब क्या हो गया, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो 0 तो नहीं होने वाला, 0 नहीं होने वाला मतलब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में डॉट कर दोगे। अच्छा, अब हमें ए वेक्टर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, हमें चाहिए एरिया, हमें दे रखिए सिर्फ भुजा, तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से हमें निकालना होगा इसका एरिया। आपको पता है वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का आप क्या कर दो स्क्वायर, तो आपको वो क्या देगा, वो देगा एरिया। अच्छा, किस दिशा में होगा, तो वो है एक्स डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या लगा दोगे, आई कैप, ठीक है। चलो, तो ई की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10। अच्छा, एक बात बताओ, सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा ना, क्योंकि ये हमें दे रखा है न्यूटन में, यानी कि एम के एस दे रखी है, तो ये भी किस में होना चाहिए, एम के एस में होना चाहिए। तो आप इसे चेंज कर सकते हो एम के एस में। एम के एस में चेंज करने के लिए क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -2, ठीक है, बात समझ आ गई। अब जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये देगा 10 की पावर -1, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर होगी +1, इसकी पावर है -2, दोनों को ऐड करोगे तो कितना देगा, -1, तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर करना होगा, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर कितना होता है, 10 की पावर -2 आई कैप। आई कैप कैसे पता लगा, क्योंकि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या लगा दिया गया है, आई कैप। अब आपको पता है आई डॉट आई हमेशा क्या देता है, 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2, तो ये कितना हो गया, देखो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, +3 और -2, तो कितना बचेगा, बचेगा आपके पास +1, तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, +3 -2, तो ये कितना देगा, 3 इंटू 10 की पावर 1 इक्वल्स टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ आ गई। चलो, तो ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी वैल्यू हमें रखी है 4 इंटू 10 की पावर 5 आई कैप में पृष्ठ ए इक्वल्स टू 100 जे को, हाँ जे रखा है, ठीक है, जे मीटर स्क्वायर रखने पर पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र से थीटा 60 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। तो बोला गया है कि आपसे कि एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है आपको, उसमें लिखा हुआ है कि एक पृष्ठ है जिसका एरिया आपको दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और ये बोला गया है कि वैद्युत क्षेत्र से वह कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। काइंड ऑफ ऐसे समझने की कोशिश करो कि एक वर्ग है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, सरफेस बनाता है 60 डिग्री का कोण सरफेस बनाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये सरफेस है ना,
ठीक है, ये सरफेस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ कुछ इस तरह से रखा गया है। कितने डिग्री का कोण बनाते हुए? ये कोण बना रहा है सरफेस के साथ 60 डिग्री का कोण। ठीक है, बात समझ आ गई? तो वो ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के साथ पृष्ठ 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें कोण कौन सा चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है पृष्ठ का, नहीं चाहिए होता हमें चाहिए होता है क्षेत्रफलीय सदिश का। ठीक है, अब एक बात बताओ, वो ये कि अगर पृष्ठ 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसका क्षेत्रफलीय सदिश कितना बना रहा होगा? ठीक है, अब समझ लीजिएगा, फंडा अच्छे से क्लियर रखो। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि इस पृष्ठ के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसके क्षेत्रफलीय सदिश के साथ कितने का बनाएगी? देखो, अब इधर से समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, ठीक है, इसके साथ पृष्ठ जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, पृष्ठ बना रहा है 60 डिग्री का कोण। अब आपको पता है कि पृष्ठ का क्षेत्रफलीय सदिश हमेशा इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 का। देखो कैसे, मान लो कि ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के साथ इसका क्षेत्रफलीय सदिश कितना कोण बनाएगा? 90। देखो कैसे कि ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, ये क्षेत्रफलीय सदिश इस पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा होगा ना। अब एक बात बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के साथ बना रहा है 60 डिग्री का कोण, काइंड ऑफ इस तरह से। देखो, मान लो इस तरह से बना रहा होगा, यानी कि ये हो गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्लैक वाला, और ये हो गया आपके पास येलो वाला, किसका? क्षेत्रफलीय सदिश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ पृष्ठ बना रहा है 60 डिग्री का कोण, तो क्षेत्रफलीय सदिश के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना बना रही होगी? देखो 60 ये हो गया, टोटल 90 है, तो 60 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 30। और हमें कौन सा चाहिए होता है? ये वाला या ये वाला? हमें चाहिए होता है क्षेत्रफलीय सदिश के साथ, ना कि पृष्ठ के साथ। आपको दिया हुआ किसके साथ है? पृष्ठ के साथ दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए होता है किसके साथ? क्षेत्रफलीय सदिश के साथ। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी पृष्ठ के साथ दे रखा हो, जो भी एंगल हो उसे 90 में से माइनस करके यूज करना हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 90 माइनस करके यूज करोगे तो फायदा है, अगर आप वही एंगल यूज कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर पेपर में बोला होता कि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तो क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना बनाएगा? 90 माइनस 90 कितना हो गया? 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन आप अगर गलती से लगा देते cos 90 तो कितनी हो जाती? 0, जिसकी वजह से फ्लक्स कितना हो रहा था? 0, तो क्वेश्चन हो रहा था आपका गलत। तो आपको यह समझना है कि अगर आपको पृष्ठ के साथ दे रखा है एंगल, तो पृष्ठ के साथ जब भी दे रखा हो तो 90 माइनस थीटा कर देना, और क्षेत्रफल सदिश के साथ दे रखा हो तो जो दे रखा है वही यूज करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो क्षेत्रफल सदिश के साथ हमेशा 30 का बनाएगी, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है। यानी कि मतलब ये हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, पृष्ठ ये है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का कोण कितना बचेगा? 30, तो थीटा कितना हो गया? 30। तो अब सॉल्व कर लो इसको, आपको फाई निकालना था, ई ए कॉस थीटा, फॉर्मूले में थीटा गिरा के क्या लगा दोगे? 30। ई की वैल्यू कितनी रखी है? 4 × 10⁵। ए कितना रखा है? 100। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये 50 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, और 50 × 4 200 होता है, 200 × 10⁵ √3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2√3 × 10⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब देखो 10⁷ कैसा हुआ? 2 ये है, 5 ये है, तो कितना हो गया? 10⁷, और 2 का मैंने √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 2√3 × 10⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ आ गया अच्छे से? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एंगल कंफ्यूज कर देता है, तो एंगल से आप कंफ्यूज नहीं होगे। हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र के साथ दे रखा है तो हमेशा जो एंगल दे रखा है उसे 90 में से माइनस कर दो। अगर ये पृष्ठ के साथ ना होकर किसके साथ होता? क्षेत्रफल सदिश के साथ, तो जो दे रखा है वही लगा दो। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल हमेशा लेना होता है क्षेत्रफल सदिश के साथ, ना कि वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता पृष्ठ के साथ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एंगल वैद्युत सदिश के वैद्युत क्षेत्रफल सदिश के साथ ही लिया जाता है, कभी भी पृष्ठ के साथ नहीं लिया जाता है। अगर आप पृष्ठ के साथ लेते हो तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के परपेंडिकुलर है, पृष्ठ के परपेंडिकुलर है, तो एंगल आएगा 0, क्योंकि 90 माइनस 90 0। लेकिन अगर आप लेते ऐसे 90 तो क्वेश्चन में आंसर क्या आता? 0, जो कि गलत हो रहा था। ठीक है, तो इतना अच्छे से समझो, वीडियो को 2 बार देखो तो भी समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेकर समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये डैम श्योर आपको आने चाहिए। ये मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड नहीं किया था, तो आप इसको लिख लेना, और सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, आप इसको मेंशन करके लिख लेना। ठीक है, और ये डायग्राम बना देना, उसमें जो डायग्राम आपको ये बना के दिखाना होगा कि पृष्ठ तो ये है और इसका एरिया वेक्टर ये होगा। ठीक है, और हमेशा एंगल लिया जाता है एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ। तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, ओके।